हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है और ये साइंस की फर्स्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान, इसमें क्या बताया गया है कि हम जो दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हमें अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ज़रूरत के साथ साथ वो किस तरीके से हमारे पास तक पहुँची हैं और उनका साइंस ने क्या योगदान दिया उन चीज़ों को बनाने में, इसके बारे में मैं अब बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रक्रमों और प्रयोगों का निरीक्षण द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यानी कि मानव ने जो प्रयोग किए उनको एक श्रेणी में करता जा रहा है, मतलब रेगुलर उपयोग कर रहा है। प्रयोगों का निरीक्षण द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान, उनका निरीक्षण कर रहा है, उसके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। वही वही विज्ञान है। विज्ञान के नियम तथा सिद्धांत के प्रयोग ने किसका रूप ले लिया? प्रौद्योगिकी का। यानी कि उसके नियम और सिद्धांत वो प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम किसका सहारा लेंगे? वैज्ञानिक विधि का। तो चलिए आगे देखते हैं। मानव निर्मित रेशे, मैनमेड फाइबर्स। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? रेयॉन। जो इंसान के द्वारा बनाया हुआ कौन सा रेशा है? रेयॉन। इन रेशों को पर ये रेशे कैसे हैं? ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं, नष्ट भी हो सकते हैं। इनकी प्रमुख कमी यही है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं करते। ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, और ये मानव मानव निर्मित हैं। ये मानव द्वारा बनाए गए हैं। अब देखिए प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा ऐसे रेशे हैं जिनकी मूल उत्पत्ति पौधों, जीवों, भूवैज्ञानिक पौधों से हुई है, जीवों से हुई है। ये वो रेशे हैं, जैसे कि पौधों से हमें मिला क्या? जूट। जूट पौधों से मिला हुआ है। अब जीवों पे आ जाइए, जैसे भेड़। भेड़ भेड़ की बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। भूवैज्ञानिक, भूमि में उगाए हुए चीजें, प्रक्रियाओं द्वारा होती है इनका प्रयोग। रस्सी, कागज। जूट का उपयोग रस्सी बनाने में, कागज तो पेड़ पेड़ से ही मिलता है हमें, लकड़ी से। अन्य चीजों के उत्पादन में होता है। प्लास्टिक। प्लास्टिक एक बहुलक है। प्लास्टिक के अनेक गुण, जैसे जंगरोधी है, जंग नहीं लगता, हल्की है, मजबूत, टिकाऊ, विद्युत व ऊष्मा के दुर्बल चालक होते हैं। यानी कि प्लास्टिक एक बहुलक, ये क्या है बहुलक? अनेक छोटे छोटे अणुओं के योग से बना हुआ एक कार्बनिक यौगिक है। क्या? पॉलीमर। प्लास्टिक छोटे छोटे अणुओं से मिला हुआ एक कार्बनिक यौगिक। प्लास्टिक के अनेक गुण, जैसे जंगरोधी, हल्की, मजबूत, टिकाऊ, विद्युत व ऊष्मा के दुर्बल चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक, यानी कि विद्युत धारा सरलता से, यानी कि बिजली बिजली का काम सरलता से हो जाता है इसमें। किसमें? प्लास्टिक में। इसमें विद्युत धारा सरलता से प्रभावित होती है, परंतु यह किसके लिए अच्छी नहीं है? वातावरण के लिए। वातावरण में प्लास्टिक के कुछ दोष भी हैं, इसका विखंडन सरलता से नहीं होता। अगर मान लिया ये प्लास्टिक, जैसे हमारी पॉलीथीन वगैरह होती हैं, और ये हमारी ज़मीन में चली जाए और ये जल्दी से नष्ट नहीं होती, इसका विखंडन सरलता से नहीं होता, तथा जलने पर विषैली गैसें, और अगर इन्हें जलाओगे, बाहर रखोगे और जलाओगे, तो इतनी विषैली गैसें उत्पन्न करती है जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। जिस स्थान पर जिस स्थान पर प्लास्टिक होगी उस स्थान पर पानी और हवा नहीं पहुंच पाती। जिस स्थान पर प्लास्टिक होगी, जैसे कि ज़मीन में प्लास्टिक पड़ी हुई है और वहाँ पर हमने कोई पौधा भी लगा दिया, पौधे को पानी की, हवा की, ये सब ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो प्लास्टिक होगी तो उसे रोक देगी। उस स्थान पर पानी और हवा नहीं पहुँच पाते, उस स्थान पर जीवन समाप्त हो जाता है और वहाँ की धरती हो जाएगी बंजर और जीवन समाप्त
समाप्ति हो जाएगा। जब वहाँ पर ना तो वहाँ पर कुछ उगेगा, जब उगेगा नहीं तो फिर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्लास्टिक हानि भी पहुंचाती है। प्लास्टिक का निर्माण किसने किया था? प्लास्टिक का निर्माण सर्वप्रथम किसने? अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन वेस्ली हयात ने प्लास्टिक का निर्माण किया। वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन में जल ईंधन, नेक्स्ट है ईंधन। वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाता है? ईंधन। और इसके उदाहरण है कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, तेल, गैस आदि। टीका व टीकाकरण, वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई या पिलाई किसी अन्य रूप में किसी किसी को दी जाती है तो उसे टीका या वैक्सीन कहते हैं। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये कोविड हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि लोगों का वैक्सीकरण कराया गया था, वैक्सीनेशन। और उसमें संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए रोकथाम भी करेगा और इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा। जो इम्यूनिटी कम हो रही है उसको भी बढ़ाएगा। और क्या होगा कि जो आगे बीमारी है ना वो फैल नहीं पाएगी, उसके लिए टीकाकरण कराया गया था ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये टीकाकरण मुफ्त में हुआ था। तो ये सर्वाधिक प्रभावी और सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। यह विधि प्रभावी भी है और सस्ती विधि मानी जाती है। क्या? वैक्सीनेशन, टीका व टीकाकरण। मत्स्य पालन, मछली पालन, वैज्ञानिक नाम एक्वाकल्चर। मत्स्य पालन में विश्व में 7वां स्थान किसका? भारत का। मछली पालन में भारत का विश्व में 7वां स्थान, जबकि एशिया में दूसरा स्थान है। इसके चलने से क्या होगा? मत्स्य पालन के चलने से क्या होगा? इसके चलने से प्राणियों के साथ साथ उपयोगी पौधों का भी संवर्धन शामिल है। यानी कि प्राणियों की, जब मत्स्य पालन होगा तो पानी के अंदर ही होगा, उसमें क्या छोटे छोटे पौधे होंगे, उन पौधों का भी संवर्धन होगा, यानी कि उनको भी सुरक्षित रखा जाएगा। जो प्राणियों के साथ साथ उपयोगी हो जाएगा, पौधों का संवर्धन भी शामिल है, यानी कि उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी के रखरखाव और पालन को क्या बोला जाता है? वैज्ञानिक विधि को एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों का उत्पाद क्या है? क्या करती हैं मधुमक्खियां? शहद देती हैं। और मोम क्या है? सह उत्पाद, यानी कि मान लिया हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, एक तरफ तो उत्पादन हो रहा है, दूसरी जगह हमें उसका एक दूसरा दूसरा फायदा होता जा रहा है जाने अनजाने में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सह उत्पाद। वो हो जाएगा सह उत्पाद। नेक्स्ट देखिए, रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्ति के लिए रेशम कीटों को पालन को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। भारत का रेशम उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। भारत रेशम उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है। किसका? भारत का। विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी कि ध्वनि होती है, एक तरफ बोला जाता है और दूसरी जगह कोई इंसान सुन लेगा तो वो विद्युत के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिणत उसमें बदल जाता है। वो तारों द्वारा, माइक्रोफोन से उत्पन्न तारों द्वारा आवाज जाती है, जो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा लाउड स्पीकरों में पहुंचाई जाती है। इन लाउड स्पीकर में
आवाज़ पहुंचाई जाती है और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन का उपयोग टेलीफोन में भी होता है। माइक्रोफोन का उपयोग और किस में होता है? टेलीफोन में। नेक्स्ट देखिए टेलीविज़न। टेलीविज़न का आविष्कार 1923 में जॉन बेयर्ड ने किया। किसने? जॉन बेयर्ड ने। टेलीविज़न बहुत दूर की वस्तुओं को देखने को कहते हैं। यानी कि प्रोग्राम कहीं और चल रहा है, मतलब हो कहीं और रहा है, और हम टीवी ऑन करेंगे और उस चीज़ को देखेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ है कि हाँ माइक्रोस्कोप या लेंस की उससे देखने मदद से किसी ऐसी चीज़ से देख रहे हैं, उस चीज़ से देखने के लिए नहीं है। ये बहुत दूर की वस्तुओं को देखने को कहते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा। बहुत दूर की वस्तुओं को देखने को कहते हैं। टेलीविज़न में ध्वनि का प्रसारण रेडियो की भांति होता है। जो ध्वनि होती है वो हमें जैसे रेडियो में सुनाई देती है ऐसे। टेलीविज़न के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? आइनोस्कोप, दूसरा है काइनोस्कोप। आइनोस्कोप जो चित्रों अथवा दृश्यों को स्कैनिंग करके विद्युत स्पर्धा उत्पन्न करता है, और आइनोस्कोप को प्रेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसी। दूसरा वह भाग है जो विद्युत स्पर्धाओं को प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करके प्रदर्शित चित्र अथवा दृश्य को प्रस्तुत करता है। दूसरे भाग को काइनोस्कोप कहते हैं। तो टेलीविज़न के कितने भाग हैं? दो भाग, आइनोस्कोप और काइनोस्कोप। हाइड्रोजन एवं परमाणु बम, इसका निर्माण किया ओटोन ने। सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाने के लिए परमाणु बम बनाया जाता है। उसके बाद उसको चारों ओर से हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के किसी यौगिक से जैसे लिथियम और हाइड्राइड से घेर देते हैं। परमाणु बम का विस्फोट कराकर उच्च ताप, यानी कि इसमें से निकलती गर्मी, उच्च दाब यानी कि वो गर्मी भी निकलती है और एकदम से निकलती है, उत्पन्न किया जाता है। उच्च ताप और उच्च दाब उत्पन्न किया जाता है, जिसे ड्यूटेरियम के नाभिकों में ऊष्मीय गति के कारण इतनी अधिक ऊर्जा आ जाती है। ये ड्यूटेरियम के नाभिकों की ऊष्मीय गति के कारण आती है। इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं तथा संगलित हो जाते हैं। संलयन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। संलयन होते ही अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण विस्फोट होता है। जेट विमान इंजन से चलने वाला एक प्रकार का वायुयान है, और ये किस काम में आता है? ये लड़ाकू विमान है। तेज गति से उड़कर तीर कोण पर शत्रु पर आक्रमण करने की क्षमता रखता है। इनके इंजन की कार्य क्षमता प्रतिगामी इंजन से बेहतर होती है। प्रतिगामी इंजन से बेहतर इंजन होता है, इसलिए जेट विमानों को लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए उपयोग में लाया गया है, और आज इन्हें यात्री एवं माल को लंबी दूरी तक ढोने के लिए सर्वोत्तम साधन माना जाता है। यानी कि इसे आज किस काम में लिया जा रहा है? यात्री और माल को ढोने के लिए। अब देखिए दूसरा है जंबो जेट, जिसको बोइंग 747, इसी को बोइंग 747 विमान या आसमान की रानी के नाम से जाना जाता है। यह विशाल व्यावसायिक विमान और कार्गो परिवहन विमान है। इसकी उच्चतम गति लगभग कितनी है? 988 किलोमीटर प्रति घंटा, और पंखों का फैलाव लगभग 60 मीटर है। पंखों का फैलाव कितना है? 60 मीटर तक होता है। हेलीकॉप्टर, इसकी औसत चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये सब क्यों पढ़ाए जा रहे हैं आपको? ये इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि वैज्ञानिक, मतलब कुछ तो इसमें पढ़ाने के लिए ऐसा है कि विज्ञान का जो भी है ये विज्ञान की देन है। ये सारी चीज़ें विज्ञान की देन है।
इसलिए इनको पढ़ाया जा रहा है। दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, समा चुका है। इसके बगैर अपने आप को समायोजित करना असंभव सा हो गया है। इसलिए विज्ञान शिक्षण दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? हमारी दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाना चाहिए।